आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट आईएएस एंड प्रोफेसर यानी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको चैनल का परिचय दे दूं कि इसमें जो पढ़ाए जाते हैं अर्थात जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आईएएस प्री 2023 में जो परीक्षाएं होने जा रही है, जो परीक्षा होने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ अन्य जो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अर्थात चाहे किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की हो, चाहे राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, चाहे किसी भी लोक सेवा आयोग की हो, चाहे दिल्ली की हो, कहीं से भी हो, तो उनके लिए भी यानी यही जो है काम में आना है। तो भारतीय संविधान से संबंधित हर एक भारत में कोई भी वैकेंसी है तो उसके लिए भारतीय संविधान का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आईएएस में तो यूं कह दूं कि यानी लगभग यानी 15 से ज्यादा प्रश्न है वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो 15 प्रश्न आईएएस की परीक्षा में बहुत होते हैं, तो इसको हमें बहुत अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। कल हमने 1857 तक की क्रांति का पढ़ा था और 1857 के बाद में 1858 के बाद 1858 से लेकर के 1947 तक जब अपना भारत आजाद हुआ था, तब तक के लिए क्या क्या कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, उसमें क्या क्या घटित हुआ, इन सभी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, संविधान में और अलग अलग जो अनुच्छेद है वो पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, यानी भारतीय संविधान है वो कंप्लीटली पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अपन जो है यानी जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सारे जितने भी जीएस के लिए यानी जनरल स्टडी के लिए जितने भी पेपर या जितने जो प्रकरण हैं, जितने भाग हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। और मैं समझता हूं कि ये वीडियोस जो है आपको कैसे लगते हैं, आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि वीडियो में और भी सुधार किया जा सके। आगे जब भी 5 चैप्टर हो जाएंगे तो 5 चैप्टर के बाद हम क्या करेंगे, यानी एक एग्जाम का आयोजन भी रखेंगे। यानी जैसे 5 या एक चैप्टर पूरा हो गया, एक प्रकरण पूरा हो जाने के बाद उसमें से प्रश्न भी लेंगे, जिसमें से 20 से 50 तक के प्रश्न होंगे। और वो 20 से 50 तक के प्रश्न आप कितने हल कर पाते हैं वो भी आप अपना साथ साथ एग्जामिन करते जाएंगे, यानी अपना मूल्यांकन करते जाएंगे। अपने चैनल से जनरल स्टडी जो है आईएएस के लिए जनरल स्टडी और जनरल स्टडी मेन एग्जाम के लिए, पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके अलावा हिंदी कंपलसरी की जो है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। नेट जेआरएफ के लिए आपको हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस है वो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई जाएगी। तो मेरे साथ आप बने रहें। आज हम कल अपन ने पढ़ा था कि एक तो कंपनी का शासन और दूसरा पढ़ा था अपने ताज का शासन। तो कंपनी का शासन तो हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे ताज का शासन। अब ताज का शासन क्या है, देखिए। चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, ताकि वीडियो जब ग्रो होगा तो नए नए वीडियो और इसी प्रकार जो है आपकी क्लासेस जनवर चलती रहेगी। सबसे पहले 1858 से लेकर 1947 तक का सफर करेंगे आज हम। 1858 का सबसे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, सिपाही विद्रोह भी। 1857 की जो क्रांति थी उसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और 1858 में जो अधिनियम बना था वो भारत के शासन को सबसे अच्छा अधिनियम बनाने वाला उसके नाम से प्रसिद्ध है। और इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। और जैसे गवर्नर है, ब्रिटिश छत्र है, राजस्व संबंधी शक्तियां हैं, वो सारी की सारी राजा को समर्पित करती थी। यानी अब क्या है कि हमारे देश का शासन है वो सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। ब्रिटिश ताज के अधीन, अगर प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन कब से कब हुआ, यानी 1858 में। कब हुआ? 1858। तो सीधे जितनी वैकेंसी है उनके लिए तो ये आ जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को या सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। तो इससे संबंधित जो है छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं। अब इस संविधान की या इस विधेयक की क्या विशेषताएं थी, इस अधिनियम की? पहली बात, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब यहां से आईएएस की बातें आ रही है। आईएएस में कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से 1858 के अधिनियम की विशेषताएं नहीं है, तो
उनमें से जैसे है में जैसे सीधे उनमें से देंगे कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया का दिन चला गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया 1857 में। और लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के प्रथम वायसराय बने। तो यहां से छोटी वैकेंसी के लिए आ जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग हो गए, लॉर्ड कैनिंग हो गए। और पदनाम बदल करके कब वायसराय बनाया गया, 1858 बनाया गया। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न है वो आ जाते हैं। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी। और यहां पर भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उस द्वैध शासन प्रणाली को भी उन्होंने समाप्त कर दिया था। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। अब जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि भारत के लिए राज्य सचिव का पद सृजन कब किया गया, तो 1858 में किया गया। कब किया गया, 1858 में किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। और वो जो सदस्य होता था, यानी जो सचिव होता था, राज्य सचिव होता था, वो क्या होता था कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव को सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। तो 1858 में एक सलाहकार परिषद का निर्माण किया गया और उसमें 15 सदस्यों का चयन किया जाना था और परिषद का अध्यक्ष है वो भारत सचिव को बनाया गया था। भारत सचिव जो होता था वो उसी परिषद का अध्यक्ष होता था। अब देखिए 1858 में और क्या विशेषता है। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, यानी भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और इसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। भारत और इंग्लैंड दोनों में मुकदमा लड़ने का अधिकार था, यानी भारत सचिव की एक परिषद थी उसे। तो 1858 में ये चीजें हो गई थी। 1858 में एक तो यानी भारत सचिव का पद सृजित किया गया था और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। और इसके अलावा जो है इस अधिनियम नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था। सीधा जो है अपने देश का शासन सीधा महारानी विक्टोरिया का दिन चला गया था। तो ये सारे जो काम है वो 1858 में हुए थे। भारतीयों से सहयोग के लिए पारित अधिनियम, भारतीयों से सहयोग के लिए 3 अधिनियम पारित हुए थे। 1857 की जो क्रांति हुई, अब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन सरकार ने यह महसूस किया कि अगर भारत में शासन चलाना है तो भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस नीति से ब्रिटिश संसद ने एक तो 1861 का, 1892 का और 1909 का 3 अधिनियम पारित किए थे। 1861, 1892 और 1909 ये 3 अधिनियम पारित किए और वो भारतीयों के सहयोग के लिए पारित किए गए थे। तो सबसे पहले हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान और राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1861 का जो अधिनियम हुआ था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, देखिए। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब जो कानून बनता था भारत के लिए, उनमें भारत के कुछ प्रतिनिधि शामिल होते थे, कुछ भारत के जो सिलेक्टेड लोग हैं वो शामिल होते थे कि कानून बनाने के लिए। तो पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। अब यहां से वायसराय जो है उनकी जो 15 सदस्यीय जो परिषद थी, उस परिषद में कुछ सदस्यों को जो है वो नियुक्त कर सकता था, नॉमिनेट कर सकता था। अब इसके बाद देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया था। यहां से देखिए लॉर्ड कैनिंग ने, अब जैसे प्रश्न यह आ जाता है कि 1862 में या भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया। उनमें से एक तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। 3 के नाम आ गए और चौथा नाम कोई दूसरा आता है तो वो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा है इस अधिनियम में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण प्रवृत्ति को उलट दिया। 1773 में जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट में जो चीजें दी गई थी उनको बदल करके और अब बंबई और मद्रास जो है प्रेसिडेंसियां जो थी उनको भी क्या है कि विधायी शक्तियां दे दी गई। और इसके अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। देखिए तो वो भी 1858 में ही, यानी बंगाल में तो 1862 में हुआ। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है
कि बंगाल विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1862 में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 में। पंजाब में कब हुआ? 1897 में। तो ये प्रश्न है वो आ सकते हैं, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे हुआ था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के बाद में 1892 का हुआ। 1892 के में क्या है? विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर पेश करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। अब देखिए, पहले क्या होता था, यानी प्रांतीय विधान परिषदों में, अब केंद्रीय में और प्रांतीय दोनों में विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता था, उनका चुनाव करने की प्रक्रिया थी। सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ, इसे निश्चित निकायों को सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। यानी ये जो है उस समय क्या हुआ थी, लॉर्ड मार्ले जो था उस समय सचिव था, भारत सचिव था, और उसमें वायसराय जो था वो लॉर्ड मिंटो था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में एक तो जोहन मार्ले था। कौन था? एक तो जोहन मार्ले था और एक लॉर्ड मिंटो था। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड मिंटो तो भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले है वो भारत के राज्य सचिव। अब जैसे मान लो कई बार क्या है कि इसे पूछा जा सकता है, जैसे लॉर्ड मार्ले का आगे लिख दिया, मान लो उसमें वायसराय लिख दिया, लॉर्ड मिंटो का आगे कुछ और लिख दिया, फिर उनका मिलान करना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ये प्रश्न बहुत अधिक काम आते हैं। तो लॉर्ड मार्ले जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो है भारत के वायसराय थे। 1909 की बात है। 1909 की बात, उनमें विशेषताएं क्या थी? देखिए, 1909 का जो अधिनियम हुआ था उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में 16 से 60 की संख्या कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। प्रांतीय विधान परिषदों में तो उनकी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग थी, लेकिन केंद्रीय परिषद जो थी उसमें 16 से 60 तक की संख्या कर दी गई। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। प्रथम बार, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार किसी भारतीय को गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसके साथ सहयोग करने का, वायसराय के साथ और गवर्नर के साथ, यानी किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसमें एसोसिएशन, उसमें एक मेंबरशिप करने का प्रावधान रखा गया था। और उस समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अब जैसे मान लो अगर ये आ जाता है कि वायसराय की कार्यपालिका की परिषद थी, उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या पद दिया गया, तब तो एक तो विधि सदस्य हो गया। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम बार किस भारतीय को यानी विधि सदस्य बनाया गया, या कार्यपालिका की परिषद में प्रथम सदस्य बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो आपके आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ये 1909 की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। इसने पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। मुस्लिम सदस्य ही मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम का चुनाव कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जाना जाता है। अब जैसे मान लो ये प्रश्न छोटी परीक्षा के लिए है, जैसे इसमें आईएएस में इसको सीधा नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आईएएस में ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक नहीं कहा जाता है, जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। प्रश्न आ गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। अब इनके लिए भी अलग अलग जो है चुनावों से संबंधित बातें हैं, चुनावों से संबंधित कानून रूल बनाए गए थे। इसके बाद आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 और 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कोई घोषणा की थी
कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। यानी 20 अगस्त 1917 को वो एक घोषणा करते हैं और उस घोषणा के अनुसार वो ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य यह है कि हम धीरे धीरे जो है यानी आप ये सरकार का उत्तरदायित्व है या शासन चलाने का जो उत्तरदायित्व है वो यहाँ की भारत के लोगों को ही सौंपना चाहते हैं। और 1919 में बना भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू हुआ। 1921 में लागू हुआ था। अब 1900 भारत शासन अधिनियम बना तो 1919 में था, लेकिन लागू कब हुआ? 1921 में लागू। और इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। ये ध्यान रखना, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे उस समय, 1919 की बात है, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1919 का जो अधिनियम था उसकी खास खास बातें क्या थी? देखिए, खास खास बातों में थी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों में केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय दो तरह के विषय बना दिए गए, हस्तांतरित और रक्षित विषय। और इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया, हस्तांतरित और रक्षित। केंद्रीय जो विषय थे वो तो गवर्नर के अधीन थे ही, इसके अलावा इसके यानी जो वायसराय था उसके अधीन थे। अब लेकिन प्रांतीय जो क्षेत्र थे उनमें भी दो तरह के विषय बनाए गए, एक तो हस्तांतरित था और एक आरक्षित था। हस्तांतरित विषय जो थे, हस्तांतरित विषयों पर क्या होता था कि वहां के जो मंत्री होते थे वो कानून बनाते थे। आरक्षित विषय जो थे वो उनके लिए रखे गए थे, यानी वायसराय के लिए, वहां पर उन पर वो गवर्नर या वायसराय ही यानी कानून बना सकता था। लेकिन हस्तांतरित विषयों के बारे में भी अगर कोई विवाद हो जाता था तो उन पर जो अंतिम मुहर है वो किसकी लगती थी? उसी गवर्नर या वायसराय की लगती थी। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो है द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो गई, एक ही राज्य में दो तरह के लोगों का शासन शुरू हो गया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, हस्तांतरित विषयों पर, और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यानी हस्तांतरित जो विषय थे उनमें तो मंत्रियों का सहयोग लिया जाता था, जो भी मंत्री परिषद के लिए जो मंत्री होते थे उनका सहयोग लिया जाता था। और आरक्षित पर वो गवर्नर है वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से स्वयं कानून बनाता था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया, जिसे डाईआर्की कहा जाता है। डाईआर्की कहा जाता है। डाईआर्की का ये लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्द है। डाई का अर्थ होता है दोहरा और आर्की शासन, यानी दोहरे शासन को ही द्वैध शासन कहा गया। इस अधिनियम की एक और विशेषता थी, इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। अब देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन की आरंभ व्यवस्था है वो 1919 वाला जो अधिनियम था उसके माध्यम से हुई है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। अब यहां से क्या है, कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे। वायसराय की जो परिषद थी, एग्जीक्यूटिव जो परिषद थी, उस परिषद के 6 सदस्य थे और 6 में से 3 भारतीयों का होना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम की और क्या विशेषता थी? इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। 1909 का जो था उसने तो सांप्रदायिक निर्वाचन कहां तक था? मुस्लिमों तक था, लेकिन इसने आगे बढ़ा दिया, ईसाइयों को, भारतीयों को, आंग्ल भारतीय जो थे उनको, इसके साथ साथ जो यूरोपीय रहते थे उनके लिए इसको विस्तारित कर दिया। और इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान भी किया। यानी संपत्ति के आधार पर, टैक्स के आधार पर और एजुकेशन के आधार पर कुछ लोगों को तो उसने मताधिकार भी प्रदान किया था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। 1919 के अधिनियम के तहत वहां पर उच्चायुक्त कार्यालय का, लंदन में उच्चायुक्त का जो कार्यालय बना था, एम्बेसडर का जो कार्य बना था, राजदूत का जो कार्य बना था, कार्यालय है वो 1919 के जो अधिनियम था उस अधिनियम के तहत बना था। और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। अब जैसे भारत सचिव का जो भी काम था उस काम को उसने वहां पर राजदूत बनाया गया, उच्चायुक्त बनाया गया, उसे हस्तांतरित कर दिया गया। इसकी एक और विशेषता अगली है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। कब किया था? 1926 में। और इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया था। सेंट्रल का जो बजट होता था उस बजट को राज्य बजट से अलग किया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। उसने कहा कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो अपना स्वयं बजट बनाएगी, बजट बनाकर के प्रस्तुतिकरण करेगी। और वैधानिक आयोग का गठन किया जो हर 10 वर्ष बाद यानी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। एक वैधानिक आयोग बनाया गया जिसमें हर 10 वर्ष बाद है वो क्या गतिविधियां हो रही है, किस प्रकार हो रही है, इन सभी का ब्यौरा है, उन सभी की रिपोर्ट है, उसको प्रस्तुत करनी होती थी। उसमें निश्चित जो अधिकारी लगे हुए होते थे और उन मेंबर्स के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती थी जो हर 10 वर्ष बाद करनी होती थी। अब क्या हुआ आगे, जैसे वहीं पर क्या हुआ कि साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन क्या है? देखिए, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी समय से 2 वर्ष पहले, बात तो कब 1919 में जो नियम बना था कि 10 वर्ष बाद मूल्यांकन किया जाएगा, तो 1929 में होना चाहिए। 1929 में नहीं होकर के 2 वर्ष पहले ही 1927 में ही उन्होंने साइमन आयोग का गठन किया। किस लिए? कि नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। किसके लिए? नए संविधान में भारतीयों की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति, इसका पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें 7 सदस्य थे, 7 ब्रिटिश के थे। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश के थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया था। सभी भारतीयों ने भी इसका बहिष्कार किया गया था कि यहाँ एक भी भारतीय नहीं है इनके साथ, तो यानी भारत का मूल्यांकन कर रहे हैं या भारत में नए संविधान का पता लगा रहे हैं, तो इसका ये नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने बहिष्कार भी किया था और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट भी पेश की थी। 1927 में उसे नियुक्त किया गया, नवंबर 1927 में, और यानी भारत में नवंबर 1927 में यहाँ आ गया था। तब 1930 में जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। अब जैसे मान लो आ जाता है कि अब यहां से प्रश्न क्या बनता है? यहां से प्रश्न ये बनता है कि साइमन कमीशन ने 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट में पेश किया है, मतलब क्या लिखा? तो एक तो द्वैध शासन प्रणाली रखी जाए, राज्य सरकारों का विस्तार किया जाए, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखी जाए। ये 4 बातें, इनके अलावा अगर कोई होता है तो वो गलत हो जाता है। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 की बात है। किस लिए? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की थी। तो आयोग के जो प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों को पूरा करने के लिए, उन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने, एक तो ब्रिटिश सरकार थी उसमें, और एक ब्रिटिश भारत, यानी ब्रिटिश भारत के कुछ जो राजा रजवाड़े के लोग, रियासतों के लोग, और भारतीय रियासतों के लोग, और ब्रिटिश भारत के, यानी ब्रिटिश जैसे रियासतों के अलावा जो शासन होते थे, जैसे कंपनी के लोग हैं या जैसे ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं, वो मिलकर के, और उन्होंने उन प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे। इंग्लैंड में जो, लंदन में जो सम्मेलन हुए थे, उन 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चा हुई थी उनके आधार पर एक संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद को संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। और इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के बाद भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। यानी जो क्या है कि फिर भारत परिषद अधिनियम 1935 बना, और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1935 जो बना था, ये भारतीय संविधान के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण था, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1935 क्या था। तो इसके लिए क्या है कि 1930 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, 3 गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश भारत के लोग थे, और इसके अलावा भारतीय जो रियासतें थी, यानी भारत में उस समय लगभग 563-64 यानी 600 के लगभग जो रियासतें थी, उन रियासतों में से कुछ चुनिंदा व्यक्ति भी थे। उन प्रतिनिधियों के साथ में एक सम्मेलन हुआ जो गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाते हैं। उन सम्मेलनों में जो चर्चाएं हुई थी, उन चर्चाओं को जो है ब्रिटेन की जो प्रवर समिति होती है, यानी ब्रिटेन की संसद में उसे रखा गया,
और फिर क्या है कि कुछ सिफारिशें की गई, कुछ संशोधन जो है करके, और भारत परिषद अधिनियम 1935 में उन चीजों को शामिल किया गया। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या था। इसके अलावा एक और आता है सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड। साइमन कमीशन के बारे में हम जानेंगे। कम्युनल अवार्ड क्या है? देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और उन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की थी। 1932 में, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यकों में जैसे मुस्लिम भी आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, तो उनमें क्या है कि 1932 में उनके लिए एक अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व पर एक योजना निकाली, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, या जिसको सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिमों के लिए, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए भी अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। यानी दलित जो थे, जो जीवन यापन यानी गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी कहा गया कि अलग से इनके लिए निर्वाचन हो, ये लोग ही अपने नेता चुने। तो इनके लिए एक व्यवस्था की गई, और इस व्यवस्था से महात्मा गांधी जो थे वो बहुत नाराज हुए। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अब यहां से प्रश्न आ जाता है कि जैसे मान लो 1932 में जो कम्युनल अवार्ड के विरोध में, कम्युनल जो योजना थी, उसके सांप्रदायिक योजना थी, उसके विरोध में गांधी जी ने कहां पर अनशन किया था? पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया था। और अनशन जो है वो उन्होंने तोड़ा भी नहीं, जब तक उनके बीच और दलित नेताओं के बीच पूरा समझौता नहीं हो गया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए। इसमें क्या है कि दलितों के लिए स्थान तो आरक्षित किए गए, लेकिन साथ में क्या है कि उनको हिंदू के रूप में ही जाना गया था। तो ये एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये क्या है? ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, और ये एक लंबा और बड़ा विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। अब यहां से प्रश्न आ जाता है, भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं थी, कितने अनुच्छेद थे? तो 321 अनुच्छेद थे, और अनुसूचियां कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। तो ये आपके यानी जो सीधे तौर पर जो परीक्षाएं होती उनके लिए। अब इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? देखिए, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। अब क्या किया? यानी इस अधिनियम ने 3 सूचियां बनाई, यानी जो विषय जो थे उन विषय में 3 सूचियां बनाई: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो अपने अपने भारत में अभी भी थे। संघीय सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए, समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। कौन से में? भारत परिषद अधिनियम 1935 में, या भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो 3 सूचियां बनी थी। संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। समवर्ती सूची में क्या है कि जैसे मान लो केंद्र और राज्य है, वो मिलकर के कानून बनाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो थी वायसराय को दे दी गई। जिस प्रकार अवशिष्ट शक्तियां अपने राष्ट्रपति को दी गई है, वैसी की वैसी। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आने का, यानी जो इसकी जो व्यवस्थाएं थी वो अस्तित्व नहीं आने का क्या कारण था? देशी रियासतों ने इससे इनकार कर दिया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ भी किया था। प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही द्वैध शासन की समाप्ति हुई, और द्वैध शासन की समाप्ति और 16 साल बाद 1919 में जो है द्वैध शासन शुरू हुआ था, 1935 में जो है समाप्त हुआ, यानी 16 साल तक उसका प्रयोग किया गया था। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। अब जो गवर्नर था वो राज्य विधान परिषदों में जो मंत्री थे उन मंत्रियों की सलाह लेकर के काम करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये एक नियम बना दिया था, और ये व्यवस्था 1937 में शुरू हुई और 1939 में इसको फिर से बंद कर दिया। इस व्यवस्था ने, अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ कर दिया।
प्रांतों में तो स्वायत्तता आरंभ की गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत हो गई और परिणाम ये हुआ कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। संघीय विषय, संघीय सूची में जो विषय थे, यानी जो 59 विषय थे, संघीय सूची में जो 59 विषय थे, उनको स्थानांतरित में यानी हस्तांतरित और आरक्षित दोनों विभाजित करना पड़ा। हस्तांतरित पर अलग, आरक्षित पर अलग कानून बनते थे और ये प्रावधान हालांकि लागू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें दस्तावेज जरूर तैयार हुआ था। इसने 11 राज्यों में 6 सदस्यीय विधानसभा की द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ की थी। 11 राज्य थे जिसमें द्विसदनीय व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई, जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। इनमें द्विसदनीय विधान परिषदें और विधानसभा बनाई गई थी। इनमें विधानसभा भी थी और विधान परिषदें भी थी। कहां कहां? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये जो इनमें जो है 6 सदस्यीय द्विसदनीय व्यवस्था, 6 में 6 राज्य, तो 11 राज्य थे, 11 में से 6 में बंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, इनमें 11 में से 6 में जो है द्विसदनीय, जैसे विधान परिषद भी होना और विधानसभा भी होना। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का विस्तार किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अलग अलग स्थान आरक्षित कर दिए कि इतने स्थानों पर तो महिलाएं खड़ी होनी है, इतने स्थानों पर दलित जाति के लोग होने चाहिए, इतने पर मजदूर वर्ग होना चाहिए, इतने पर जो है अल्पसंख्यक होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पूरा विस्तार कर दिया, यानी उसको कैटेगरीवाइज कर दिया। और इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत परिषद जो बनी हुई थी उसको कब समाप्त किया गया? 1935 में। कब समाप्त किया गया था? 1935 में। इसकी एक और विशेषता थी, इसने मताधिकार का विस्तार किया था। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। यानी इसमें क्या है, 1919 वाले में इसमें तो क्या हुआ, जैसे मान लो टैक्स के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर उनको मताधिकार दिया, लेकिन अब क्या है कि इसने 10% जनसंख्या को मताधिकार दे दिया और इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब रिजर्व बैंक की स्थापना है वो भी 1935 में, जो रिजर्व बैंक की स्थापना है वो हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही हुई थी। इसने न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग और 2 राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की थी। इसमें संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की, इसके साथ साथ 2 राज्यों के लिए जो है यानी संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की और संघीय न्यायालय की स्थापना की थी उन्होंने 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद सीधा बनता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है? देखिए इसमें की कहां से शुरुआत होती है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये नहीं, जैसे कब घोषणा की क्लेमेंट एटली ने? 20 फरवरी 1947 को। डेट कब दी थी शासन खत्म करने की? 30 जून 1947। उन्होंने कहा था कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटेन का शासन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो सत्ता है वो उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। उन्होंने कहा कि हम जो है यहां भारत के साथ रहना नहीं चाहते, भारत का विभाजन किया जाए, हमारा एक दूसरा देश बनाया जाए। इसलिए 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से एक और घोषणा की और कहा कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर नहीं लागू होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात जो रियासतें इसको स्वीकार कर लेंगे, 1946 में जो कानून बना है, 1946 में जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान बना है वो उनके द्वारा तो लागू हो जाएगा, उनके लिए तो लागू हो जाएगा, लेकिन जो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते जो क्षेत्र, तो उन पर लागू नहीं होगा। और उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना भी पेश की थी। भारत और पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान के विभाजन की योजना 3 जून 1947 को पेश हुई थी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। तो माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है? माउंटबेटन योजना का संबंध है वो भारत और पाकिस्तान के रूप में या हिंदुस्तान के विभाजन के रूप में भी है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर के उसे लागू कर दिया गया, उसे बना करके लागू कर दिया गया। 3 जून 1947 को जो है एक योजना और निकाली गई थी। अब क्या हुआ आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो बना था उसके आधार पर
इसमें लिखा था कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो बना था, उसने 15 अगस्त को भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया, 15 अगस्त 1947 को। दूसरा, इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनाए, भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, जो कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग रह सकते थे। इसकी तीसरी विशेषता है कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। दोनों में, भारत में और पाकिस्तान में, दोनों में गवर्नर जनरल के पदों का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। और इन पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, उनकी नियुक्ति क्या है कि राष्ट्र की जो कैबिनेट थी, कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन का राजा है वो करेगा। यहाँ की कैबिनेट देगी, यानी यहाँ पर जो कैबिनेट बनी है, यहाँ पर जो मंत्री बने हैं वो करके देंगे कि इसको यहाँ का जो है वो बनाया जाए, यानी जनरल है वो गवर्नर जनरल बनाया जाए। और दोनों डोमिनियनों में, राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी थी। अब इस अधिनियम का एक विशेषता यह भी थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी संविधान सभाओं का निर्माण करेंगे और उन संविधान सभाओं में जो किसी भी देश के संविधान को वो अपना सकते हैं। सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि ये किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, और यहां तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। यानी ये जो डोमिनियन संविधान सभाएं बनी थी, संविधान सभाएं स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकती थी, इतना पावर उनको दिया गया था। अगला है, जैसे मान लो इसकी विशेषता है, अगली विशेषता में है कि इसने दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को ये शक्ति प्रदान की कि ये नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वित तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन राज्यों पर तब तक लागू नहीं होगा जब दोनों डोमिनियन इस कानून के लिए सहमति नहीं बना लेंगे। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में कोई भी कानून बनता है तो इन देशों पर लागू नहीं होगा। ये भी इस अधिनियम की विशेषता थी। इस अधिनियम की एक और अलग विशेषता थी कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। सारी शक्तियां राष्ट्रमंडल के मामलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी, और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया था सभी जगह। और भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन में या पाकिस्तान डोमिनियन में मिल सकते हैं, यानी भारत राष्ट्र में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकती है। रियासतें जो थी उन रियासतों को यह कहा गया था। तभी तो क्या है कि इतना झगड़ा हुआ, कुछ रियासतें हैं वो अपना एक राष्ट्र बनाना चाहती थी, इसलिए वो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था थी। 1935 के तहत जो सरकारें बनी थी वो सरकार है, वो जो सभाएं थी वो सरकार चला सकती थी। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। अब ब्रिटिश शासक के किसी भी विधेयक पर कोई मताधिकार नहीं कर सकता था और कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। अगला है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। शाही उपाधि जो थी भारत सम्राट, वो शब्द समाप्त कर दिया। और इस कानून ने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। यानी कहने का अर्थ है कि इंग्लैंड से जितने भी जो कानून बनते थे वो सारे कानून है वो समाप्त कर दिए गए। 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले प्राप्त थी। सिविल सेवा के जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो लोग सिविल सेवा में थे तो उन लोगों को तो सुविधाएं तो वही मिलती रही जो पहले मिलती आई थी। इस प्रकार
देखिए 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र राज्यों एक भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन है वो स्वतंत्र भारत के जो है नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को शपथ दिलाने वाले लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसके अलग अलग बातें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए थे। 1764 में मुगल बादशाह शाह आलम ने दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।